हाय, मेरा नाम है शब और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मैट लैब का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हम कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैंने बताया था कि मैट लैब आप कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हम कुछ चीज़ें इसमें करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरफेस की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक फाइल्स का इंटरफेस दिख रहा है, जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को डाल सकते हैं। कैसे डालते हैं वो भी देखेंगे हम। वर्क स्पेस यहाँ कुछ लिखा हुआ है और एक कमांड विंडो दी हुई है। तो हम जो भी कोडिंग यहाँ पे करते हैं, जो भी हम अपने कमांड देते हैं, वो इस कमांड विंडो में देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो जैसा कि आपने अगर कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो उसमें हम वेरिएबल्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पे भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि a इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे वैल्यू देना चाहता हूँ 5। तो मैंने a एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने असाइन कर दिया 5 वैल्यू। तो अगर हम इसको एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो आउटपुट में हमारे पास ऐसे कुछ लिख के आता है कि a इज इक्वल टू 5, यानी अब a की वैल्यू 5 स्टोर हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे अब b इज इक्वल टू एक और वेरिएबल बना देता हूँ -3, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट हो गया b इज इक्वल टू -3, जो कि आउटपुट में आपको दिख रहा होगा। अब वर्क स्पेस में अगर बात देखें हम, तो कुछ बदला हुआ दिख रहा है। क्या बदला हुआ दिख रहा है? आप देख सकते हो a एक वेरिएबल, b एक वेरिएबल जिसका नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, वैल्यूज क्या है 5 और -3, साइज क्या है इनका 1x1। क्योंकि मैटलैब क्या करता है, हर एक जो भी आप नंबर दे रहे हो, जो भी चीज़ दे रहे हो, उसको एक एरे के फॉर्म में अपने पास स्टोर करता है। तो ये 1x1 की एक एरे दी हुई है। क्लास यानी किस टाइप का वेरिएबल है, डबल है, इंटीजर है, या अगर ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है तो आपको इन सब नामों के बारे में पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं कोई सी वेरिएबल को स्टोर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसे उसको 7 देना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको आउटपुट के फॉर्म में नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो स्टोर हो जाए। तो हम उसके आगे एक सेमीकोलन लगा दें। तो c इज इक्वल टू 7 और फिर सेमीकोलन, इसको एंटर करते हैं। देखिए आप देख सकते हो वर्क स्पेस में ये ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये आउटपुट में नहीं दिख रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ए बी सी 3 वेरिएबल बना दिए हैं, तो हम इनमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास आते हैं? तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास आता है प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाते हैं। तो ये सब हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी है, तो इन पे कर देते हैं a प्लस बी। अब ये जो a प्लस बी वैल्यू आएगी, इसको मैं d असाइन कर देता हूँ कि d इज इक्वल टू a प्लस बी होने वाला है हमारे पास। चलिए इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो d इज इक्वल टू a प्लस बी यानी 5 प्लस -3, तो हमारे पास 2 आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 आ गया है, और d एक वेरिएबल हमारे पास स्टोर हो चुका है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, e एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें हम a का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसमें, b के साथ। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये स्टार साइन लगाना पड़ेगा। तो इसे एंटर कर लेते हैं। आप देख सकते हो 5 इंटू 3 15 होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी e इज इक्वल टू -15 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि a माइनस बी करना चाहता हूँ, लेकिन हम इसे कोई असाइन नहीं कर रहे। जैसे हम कोई वेरिएबल को इसको असाइन नहीं कर रहे, ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इसे किसी वेरिएबल में असाइन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 8। तो क्या हुआ, मैटलैब डिफॉल्ट तरह से एक वेरिएबल स्टोर करा देता है उस वैल्यू को जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो ans नाम से, यानी आंसर नाम से। तो आप देख सकते हो आंसर इज इक्वल टू 8 हो गया है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैंने कहा कि मुझे 2a की वैल्यू चाहिए, इसको कर देते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, वो आपको बता रहे कि डिड यू मीन 2 इंटू, तो इसको कर लेते हैं। तो 10 आ गया। आप देख सकते हो आंसर इज इक्वल टू 10 आ गया, क्योंकि मैटलैब क्या करता है, डिफॉल्ट तरीके से आपका जो वैल्यू है, जो कैलकुलेशन है, उसको ans जो वेरिएबल का नाम है उसमें स्टोर कर देता है। तो आप देख सकते हो पहले जो हमारे पास आंसर था वो 8 था, अब जो है वो आंसर कितना हो गया है 10। तो वर्क स्पेस में भी आंसर की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज होके अपडेट हो चुकी है, यानी 10 हो चुकी है। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, जो भी वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। साथ ही साथ हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें कि जैसे मैंने कहा f इज इक्वल टू a टू द पावर के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, कैप का, a टू द पावर 4 कर देते हैं। तो 5 लिखा था मैंने, a इज इक्वल टू 5, तो 5 की पावर 4 625 होता है। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास।
f इज इक्वल टू 625। f भी एक वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने इतना सब लिख दिया है, मैं चाहता हूँ इसको क्लियर करना, तो यहाँ पे हम क्लियर लिख देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखिए वर्क स्पेस हमारा खत्म हो चुका है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें समझते हैं कि हम कैसे मैटलैब में एरेज को बना सकते हैं। तो अगर आपको एरे नहीं पता है तो एरे क्या होता है, आप जैसे बना सकते हो, मैं कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जैसे 1 2 3 और 4, इनको एक सेट ऑफ एलिमेंट्स के टाइप में लिखना चाहता हूँ। तो इसे मैं ए नाम की एरे में स्टोर करा दूंगा, इन चारों एलिमेंट्स को। तो हम कैसे इसको बनाते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा एरे का नाम, ए इज इक्वल टू, कैपिटल ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया 1 2 2 3 4, ये मैंने 4 एलिमेंट्स दे दिए। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक एरे के टाइप में यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। और देख सकते हो आप यहाँ पे कि वर्क स्पेस में दिखा रहा है a, वैल्यू है 1 2 3 4, साइज है इसका 1 क्रॉस 4, यानी एक रो है, 4 कॉलम है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। क्लास कैसा है, डबल। साथ ही साथ हम इसमें मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रोज और कॉलम्स चाहिए होते हैं। तो रोज और कॉलम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा p एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं मैं, जिसमें यहाँ पे अगर हम इसको पहले रफ में देख लें, तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ b एक मैट्रिक्स बनाना जिसमें 1 2 3 तो हमारा फर्स्ट रो में हो, 4 5 6 सेकेंड रो में हो, 7 8 9 थर्ड रो में हो। तो कैसे इसको बना सकते हैं देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने पहली रो 1 2 3, इतना लिखने के बाद जब हमें सेकेंड रो लिखनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक कॉलन लगा देंगे, एक सेमी कॉलन लगा देंगे, सॉरी। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगला हमारी जो रो के एलिमेंट्स यानी 4 5 और 6, फिर से एक कॉलन लगा देंगे, यानी नेक्स्ट रो में आ जाएंगे हम। फिर क्या लिखेंगे हम, 7 8 9। तो स्पेसिंग का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस देखने में अच्छा लगता है इसलिए हम लगा सकते हैं। चाहे तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें तब भी एक ही बात है। तो चलिए इसको आप एंटर करके देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स बन चुकी है जो कि 3 क्रॉस 3 साइज की है। तो आप देख भी सकते हो, एक बी हमारे पास वेरिएबल आ चुका है जिसका नाम हमारे पास बी है, और जो इसका साइज है वो 3 क्रॉस 3 का है, यानी 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, और क्लास इसका क्या है, डबल है हमारे पास। तो इस तरह से आप एरेज बना सकते हो। चलिए एक और एरे बना लेते हैं, सी नाम से एक और एरे बना लेते हैं जिसमें हम कुछ इसी टाइप के एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स और डाल लेते हैं। तो ये मैंने एक सी मैट्रिक्स बना दी है, सेम साइज यानी 3 क्रॉस 3 की। चलिए इसको देख लेते हैं प्रिंट करा के। तो हमारे पास 5 4 2 7 2 4 और 8 7 0 एक मैट्रिक्स बन चुकी है। अब जैसा कि हम जानते हैं मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में हमारे पास अगर हमारे पास जो है 2 रोज होती हैं, मतलब सॉरी 2 मैट्रिक्स होती हैं, जैसे हमारे पास ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, तो इनमें हम बहुत सारे ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, जैसे प्लस का, माइनस का, और हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ए और बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसा मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम एंट्री वाइज मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो जैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे बी प्लस सी, तो 2 मैट्रिक्स है हमारे पास 3 क्रॉस 3 साइज की, उनको जोड़ के देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। तो हम देख सकते हैं 1 + 5 यहाँ पे 6 आ चुका है, 2 + 7 यहाँ पे 9 आ चुका है। तो इस तरह से आप 2 मैट्रिक्स को एडिशन भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके हर एक एलिमेंट में कोई एलिमेंट मैं एडिशन करना चाहता हूँ या सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये जो बी मैट्रिक्स है, इसको प्रिंट करा लेते हैं पहले। ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं +1 हर एक एलिमेंट में ऐड कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, b +1 कर दूंगा। तो पहले एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं
जो बी मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट के साथ 2 का मल्टीप्लाई। तो बी स्टार, हम स्टार ऑपरेटर का यूज करेंगे और 2 करेंगे। तो आप देख सकते हो हर एक एलिमेंट 1 2 3 का हो चुका है 2 4 6, 4 5 6 का हो चुका है 8 10 12। तो आप देख सकते हो एंट्री वाइज हर एक जो भी हमारे पास मैट्रिक्स थी उसमें हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 2 का हो चुका है। तो क्या अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं? आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ये बी मैट्रिक्स है और जो सी मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो कर रही हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है कि जो कि एडिशन से थोड़ा अलग है। तो एडिशन में हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं m क्रॉस n की मैट्रिक्स से ही। उसी तरह से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी n क्रॉस p की मैट्रिक्स से। यानी हमें ये देखना होता है कि इस a वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है और ये जो b वाली मैट्रिक्स का रो है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो बच क्या जाता है हमारे पास, मान लिया हमारे पास कोई सी मैट्रिक्स बनती है, उसका साइज होगा m क्रॉस p। तो ये हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल सेम मैटलैब में भी फॉलो होता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास b और c दोनों 3 क्रॉस 3 की हैं, तो ये हमारे रूल को फॉलो करती है, तो हम मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं b मल्टीप्लाई c। तो आप देख सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ इस तरह का आंसर आ सकता है, जो कि यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करना चाहते हैं, एंट्री वाइज मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं दो मैट्रिसेस के बीच में। ये कैसे हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे मान लिया मैंने 2 क्रॉस 2 की दो मैट्रिक्स ले ली, 1 2 3 4 और 5 6 7। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, इस तरह से होता है। लेकिन एंट्री वाइज मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आता है, 1 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 5 आएगा, 2 का 6 के मल्टीप्लाई होगा यानी 12 आएगा, 3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी 21 और 4 का 8 के साथ यानी 30। तो इसे कहते हैं एंट्री वाइज मल्टीप्लिकेशन। यानी किसी भी एक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, जो उसकी पोजीशन है, और सेकंड मैट्रिक्स की जो पोजीशन वाला एलिमेंट है, उनका आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसे एंट्री वाइज मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं मैटलैब में, आइए देख लेते हैं। तो इसे करने के लिए हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे और स्टार c के बजाय हम डॉट स्टार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डॉट स्टार c लिख देंगे। करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री वाइज मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। जैसे आप पहला एलिमेंट देख सकते हो 5 आया, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास c में कितना है, c हमारे पास 5 है। और देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 24 आया है, तो 24 के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, b का हमारे पास जो एलिमेंट है वो 3 है, c का एलिमेंट 8 है, 8 3 जा 24 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से आप देख सकते हो एंट्री वाइज मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। एक और इसमें हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे कि हमें पता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हम इसमें भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी के आगे हम लिख सकते हैं डैश। आपको पता होगा ट्रांसपोज करने के लिए, आप जब ट्रांसपोज कर लेते हो किसी मैट्रिक्स को, उसको नोटेशन करने के लिए आप बी डैश लिखते हो या बी टू द पावर टी लिखते हो। तो यहाँ पे हम बी डैश लिख देते हैं। बी डैश लिखने से ही आप देख सकते हो 1 2 3 हमारे पास रो में था, तो ये कॉलम में आ चुका है। तो आप देख सकते हो इसमें हम जो भी हमारे पास मैट्रिक्स जो हमने मैथ्स में पढ़ी है उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बना के देखा था, जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो हम यहाँ कॉमा लगा रहे थे, हम बिना कॉमा के भी कर सकते हैं जब एक से ज़्यादा रो होती है हमारे पास। जैसे कि आप देख सकते हो, या मैंने लिखा a इज इक्वल टू 0 0 0 और साथ में लिख दिया मैंने पाई बाई 2 5 और पाई लिख दिया मैंने, साथ में मैंने एक और रो बना दी 7 8 6 और मैंने बंद कर दिया। तो आप देख सकते हो पी आई यानी पाई। अब अगर आप पाई लिखते हो तो मैटलैब अपने आप डिटरमाइन कर लेता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.414 समथिंग। तो यहाँ से वो निकाल देता है। तो जैसे मैं यहाँ इसको टाइप कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो आउटपुट में हमारे पास ये मैट्रिक्स बन चुकी है। तो अगर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट डाल रहे हो तो इसको यूज़ कर सकते हो।
साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर लगाना चाहते हैं, कोई हम एक मैट्रिक्स में कोई ऑपरेटर लगाना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि साइन साइन ये हमारे पास साइन आ चुका है, साइन ऑफ ए। इसका मतलब है जो भी मैट्रिक्स हमारे पास है उसके हर एक एलिमेंट में एक ऑपरेटर लगा सकते हो। जैसे जीरो जीरो में अगर हम साइन लगाएंगे तो साइन जीरो बन जाएगा, पाई बाई टू में हम साइन लगाएंगे तो साइन पाई बाई टू बन जाएगा। हमें पता है साइन पाई बाई टू बना, तो देखते हैं क्या आता है इसकी वैल्यू। तो आप देख सकते हो साइन यहाँ पे जो हमने पाई बाई टू लिखा था, यानी 1.7808 की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। उसी तरह से साइन पाई हमारे पास 0 होता है, साइन पाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लॉग यूज़ कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे लॉग दिखा रहा है हमें, नेचुरल लॉग, यहाँ पे इसको लॉग यूज़ कर सकते हो आप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी हैं। लॉग 0 की वैल्यू -∞ होती है, तो देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है तो उसमें हम अलग अलग एलिमेंट्स को इंडेक्स करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम इस एलिमेंट को रीच करना चाहते हैं तो ये कौन सा एलिमेंट है, A11, यानी A11 यानी पहली रो का, पहली कॉलम का जो एलिमेंट है उसको निकाल दो, यानी पहली रो पहली कॉलम। तो यानी ये एलिमेंट मिल गया, यानी A11 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से 2 कौन सा एलिमेंट है, पहली रो का और दूसरी कॉलम का जो मिल रहा है एलिमेंट हमें वो 2 मिल रहा है। तो इसी तरह से आप कॉलम्स और रोज की मदद से कोई भी मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट फेच कर सकते हो। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, तो इसे करके देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। बी फिर स्मॉल ब्रैकेट्स में पहली रो का और तीसरे कॉलम का हमें एलिमेंट यहाँ पे डालना है। तो हमारे पास कितना आंसर आ चुका है, 3 आंसर आ चुका है। वैसे मैंने कहा कि बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हमें चाहिए थर्ड रो का और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए। तो आप देख सकते हो 8 आ गया, क्योंकि हमारे पास बी जो थी वो कितनी थी, ये थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो 8 है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हमारे पास बी और सी 2 मैट्रिक्स हैं, उनमें हम ये सब ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि बी लिखा मैंने, और मैं चाहता हूँ पहली रो और जितने भी कॉलम हैं उन सभी के एलिमेंट्स प्रिंट करना है। यानी पहली रो मैंने फिक्स कर दिया और बाकी के एलिमेंट्स मुझे हर एक कॉलम के प्रिंट कराने हैं। तो कैसे करा सकते हैं, इसके साथ एक क्या लगा देंगे, हम कॉलन लगा देंगे, सेमी कॉलन नहीं कॉलन लगा देंगे और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हो रो तो हमारी पहली ही फिक्स थी, लेकिन सभी कॉलम्स के जो एलिमेंट्स थे उनको हमने प्रिंट करा लिया है। तो यहाँ पे ये आ चुका है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, बी के पहली कॉलम के, यानी हमें सबसे पहले सभी रोज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिर्फ पहला कॉलम हमें प्रिंट कराना है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, 147, क्योंकि पहली कॉलम ने फिक्स कर लिए, सभी रोज को हमें प्रिंट कराना है, यानी 147 ही उस कॉलम में आते हैं। तो प्रिंट करा के देखते हैं इसको क्या आता है, 147 आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम क्या करना चाहते हैं, बी जो हमारे पास है हम सेकेंड और थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन रो जो है वो 1 ही रहती है। तो हम क्या करेंगे, 1 को ऐसे लिख देंगे, सेकेंड और थर्ड, तो 2:3 लिख के यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। तो 2 और 3 हमारे पास फर्स्ट रो के सेकेंड और थर्ड कॉलम के हमारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अगर आपको जैसे 10x10 की मैट्रिक्स है हमारे पास, तो 1 से 5 तक कराना, तो 1:5 आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको फेच कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे हमने पढ़ा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है और मेरे पास मैट्रिक्स सी है, इन दोनों को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। अगर क्या लिखूंगा, कैपिटल ब्रैकेट में बी कॉमा सी। तो आप देख सकते हो दोनों ही मैट्रिक्स साथ में लिख के आ चुकी हैं। जैसे कि हमने नंबर्स की एरे बनाई थी, तो वैसे ही हम स्ट्रिंग्स की एरे बना सकते हैं। स्ट्रिंग्स क्या है, जो भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनको हम स्ट्रिंग्स के फॉर्म में सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा, अब मैं ए को कुछ इस तरह से सेव करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, मान लिया हमने कोई नेम दे दिया, जैसे ऋषभ दे दिया, इसके बाद मैंने दे दिया जॉन दे दिया, और फिर मैंने दे दिया ऋतिक दे दिया। तो ये 3 नाम लिखने के बाद मैंने क्या बनाई, एक स्ट्रिंग्स की एरे बना दी। तो
तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है 1:2 1x3 स्ट्रिंग एरे। तो आप इसका नाम क्या है, स्ट्रिंग एरे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऋषभ, जॉन और ऋतिक 3 एरे यहाँ पे बन चुकी है। तो इन्हीं के साथ हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार बिना कॉमा के लग के दिखाता हूँ आपको। तो हाँ, अभी ये प्रिंट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कॉमा लगाना, शायद अब ये हट चुका है क्योंकि पहले कॉमा लगाना ज़रूरी होता था। अब आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। तो चलिए इसमें और भी ऑपरेशन करके देखते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो ए हमारे पास एरे है उसमें मैं ऋषभ, जॉन, ऋतिक के आगे एक और वर्ड जोड़ना चाहता हूँ। तो जैसे हम जो हमारी नॉर्मल एरे थी जिसमें नंबर्स थे, उनमें अगर कुछ एडिशन करते हैं तो हर एक एलिमेंट के साथ ऐड हो जाता है। वैसे अगर हम स्ट्रिंग के साथ कोई और स्ट्रिंग जोड़ेंगे तो दोनों स्ट्रिंग मिलके एक स्ट्रिंग बन जाएंगे। तो करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऋषभ XYZ, जॉन XYZ, ऋतिक XYZ। अगर स्पेस चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके फिर कर सकते हैं। तो ऋषभ XYZ, जॉन XYZ, ऋतिक XYZ। तो इसमें आप ये सब ऑपरेशंस लगा सकते हो। तो हमने इतना सब कर लिया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस जो भी हमने ये चीज़ें करी हैं इनको सेव करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कोई एरे था उसका कोई एलिमेंट फेच कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रिंग एरे का भी एलिमेंट फेच कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ए की पहली रो का तीसरा कॉलम, देख सकते हो यहाँ पे पहली रो का तीसरा कॉलम कौन सा है, ऋतिक है। तो यहाँ पे इसको फेच कर लेते हैं, ऋतिक आ चुका है हमारे पास। तो अब हम इसे सेव करना चाहते हो। सेव करने के लिए क्या लिखेंगे, सेव और फाइल का नाम हम लिख सकते हैं lecture1 और जो मैटलैब है उसका एक्सटेंशन क्या है, .mat। यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल्स में हमारे पास lecture1.mat दिखा रहा है। तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे lecture1.mat खोल देंगे और हमारे पास जो भी हमने वर्क स्पेस में वेरिएबल्स स्टोर करा है वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसकी और भी फीचर देखेंगे और भी चीज़ें हम जो कर सकते हैं इसमें उन्हें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।